हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल पाठशाला 24 में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पिछली कई सारी वीडियोज में हमने बात की थी पोषक पदार्थों की, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी जल की एंड कार्बोहाइड्रेट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद में आने वाली जो वीडियो होगी उसमें अभी तक हमने बात की थी जल की और खनिज तत्वों की, ठीक है। और कुछ विटामिन की हमने बात कर ली थी, जो कि पूरी डिटेल से मैंने आपको बता दिया है अच्छी तरीके से, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे पूछे गए हैं, सारी चीजें मैंने बता दी है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दे रखा है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम से विटामिन से क्वेश्चन बनता है उससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के वीडियो की। आज की वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि मिक्स टाइप होंगे। ज्यादातर जो मेन बेस है इसका वो खनिज तत्वों पर है। खनिज तत्वों के बेस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि सभी आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को फटाफट से बिना देरी किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपना आज का क्वेश्चन है और क्लास नंबर 7 है। टॉपिक लिख रखा है मैंने पोषक पदार्थ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस क्या है बड़े बड़े हैं, तो मैं पहले आपको बोर्ड पे लिख के और बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है। उससे संबंधित अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से इसका आंसर आया है। तो निम्न में से कौन सी भूमिका है आवश्यक तत्व के अभिलक्षण नहीं है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, ऑप्शन नंबर 1 देखना है जी, जैव अणुओं का घटक होना। पहला ऑप्शन क्या है कि जैव अणुओं का घटक होना। अपने को क्या देखना है, तत्वों के अभिलक्षण देखने, ठीक है। जो है वो तो इसके अंदर आ जाएंगे और जो नहीं है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मृदा की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होना, रासायनिक यौगिक से संबंधित ऊर्जा का संरचनात्मक घटक होना, एंजाइमों का सक्रियण अथवा संदमन। सक्रियण मतलब होता है कि कोई भी एंजाइम है वो काम किस तरीके से कर रहा है। अगर काम कर रहा है अच्छी तरीके से तो वो क्या कर रहा है, सक्रिय हो रहा है, मतलब काम कर रहा है, ठीक है। संदमन मतलब होता है रुकना, ठीक है, किसी चीज का रुक जाना, या एंजाइमों के काम करने की जो स्थिति है वो रुक जाती है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कि मृदा की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होना। ये आपके किसी भी तत्व का अभिलक्षण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा कथन आवश्यक तत्व की क्रांतिक सांद्रता को भली प्रकार से स्पष्ट करता है। तो आपको ऑप्शन 4 दे रखे हैं और इनमें से आपको बताना है कि क्रांतिक सांद्रता कौन सा तत्व जो है स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो तत्व की सांद्रता का वह स्तर जिसके नीचे पादप की वृद्धि कम हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है पादप की वृद्धि संदमित हो जाती है। देखो लाइन वही है, तत्व की सांद्रता का वह स्तर जिसके नीचे पादप की वृद्धि संदमित हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाती है, यहाँ पे संदमित हो जाती है, और यहाँ पे कायिक प्रावस्था बनी रहती है, ठीक है। तत्व की सांद्रता का वह स्तर जिसके नीचे पादप की कायिक सांद्रता प्रावस्था बनी रहती है। चौथा ऑप्शन है कि कोई नहीं। आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, तत्व की सांद्रता का वह स्तर जिसके नीचे पादप की वृद्धि कम हो जाती है। क्या हो जाती है, पादप की वृद्धि कम हो जाती है, इसे हम बोलते हैं क्रांतिक सांद्रता, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि किसी तत्व की कमी के लक्षण तरुण पत्तियों पर, तरुण मतलब नई वाली, तरुण पत्तियों पर सबसे पहले प्रकट होते हैं कि तत्व अपेक्षाकृत गतिहीन है। तत्व क्या है, एक ही स्थान पे है। कौन से तत्व की कमी ऐसे लक्षण प्रकट करेगी या दिखाएगी। आपको ऑप्शन ध्यान रखना है यहाँ पे कि ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में। ऑप्शन है आपके पास में सल्फर, मतलब जिसको हम इसकी साइंस की भाषा में बोले तो गंधक, ठीक है, गंधक। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से हैं, उसके बाद में आपको खुद को देखना है कि राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको लग रहा होगा बड़े क्वेश्चन है और लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चंस। इसी बेस पे आपको बड़े बड़े एग्जाम्स जो है उनमें क्वेश्चंस पूछने को मिल सकता है। अगर जो अपना नॉर्मल एग्जाम होता है उसमें भी अगर जो एग्जाम है, जो मेन अपना पेपर है, वो अगर टफ बनाना है तो इसी प्रकार की 2-4 क्वेश्चन वो डाल देता है।
तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए है तो किसी भी तरीके से हमारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास में गंधक, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है मैग्नीशियम, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन और फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम। आपका इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन हो है इसके अंतर्गत राइट आंसर हमारा होगा गंधक, सल्फर। क्या होगा हमारा? सल्फर होगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ से कि जो सल्फर है ये सिस्टीन एंड मेथियोनिन नामक एमिनो अम्ल इसमें पाया जाता है। सल्फर के अंदर सिस्टीन व मेथियोनिन नामक एमिनो अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? सिस्टीन के अंदर पाया जाता है। और तरण पत्तियों पर सबसे पहले प्रकट होते हैं। तत्व की अपेक्षाकृत गतिहीन है। कौन से तत्व की कमी ऐसे लक्षण दिखाएगी? कौन से तत्व की कमी? सल्फर तत्व की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं फटाफट से। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? ध्यान से सुनना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पादपों में निम्न में से कौन सा लक्षण मैग्नीज अविषालुता का कारण होता है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिख देता हूं यहाँ पे। पादपों में निम्न में से कौन सा लक्षण मैग्नीज अविषालुता के कारण होता है? अब आपको यहाँ पे क्या देखना है? लक्षण देखना है भैया, कौन सा लक्षण? ठीक है, फर्स्ट लक्षण क्या है कि कैल्शियम का पेरोसिस पर स्थानांतरण, कैल्शियम का पेरोसिस पर स्थानांतरण संभवित होना। देखो पेरोसिस क्या है? यहाँ पे आप जो पादप देखते हो उस पादप में सबसे ऊपर वाला जो पत्ती होती है, सबसे ऊपर वाली जो टहनी होती है उसको हम बोलते हैं पेरोसिस। ठीक है, पेरोसिस पे अगर कैल्शियम नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? संदमित हो रहा है। अब अगर मैग्नीज अविषालुता है किसी भी पादप के अंदर तो क्या ऐसा आपको दिखाई देने वाला है वहां पे? तो देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। आयरन व नाइट्रोजन की कमी प्रेरित होती है। क्या इसके कारण होता है ऐसा? थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास में कि आयरन व मैग्नीशियम की कमी प्रेरित होती है। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है आपको कि कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारे पास में होगा आयरन व नाइट्रोजन की कमी जो प्रेरित होती है उसकी अंतर्गत आपकी क्या हो जाता है? पादप के अंदर मैग्नीज अविषालुता हो जाती है। ठीक है, मैग्नीज अविषालुता के कारण इस तरीके से आपको क्या दिखाई देता है? यहाँ पे आयरन व नाइट्रोजन की कमी यहाँ पे प्रेरित होने लग जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखना आप अच्छी तरीके से है और उसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले सूक्ष्म अणुओं द्वारा जो अभिक्रिया होती है उसमें शामिल है। क्वेश्चन ध्यान से देखना
ठीक है, नाइट्रोजन विद्युतीकरण करने वाले सूक्ष्म अणुओं द्वारा जो अभिक्रिया होती है उसमें शामिल कौन सी है। दो अभिक्रिया आपको दे रखी है और दोनों से आपको पता लगाना है। 2NH3 प्लस 3O2, इसके बाद में दे रखा है 2NO2 माइनस प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2H2O। ठीक है, ये आपको दे रखा है। और सेकेंड जो अभिक्रिया है ये क्या है, सेकेंड अभिक्रिया है 2NO2 प्लस O2, यहां से दे रखा है 2NO3 माइनस प्लस, ये अभिक्रिया यही पे होगी, 2NO3 हो गया ना, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, तो यह अभिक्रिया होगी। इन समीकरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इन समीकरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस कौन कौन से हैं देखो। पहला ऑप्शन है आपके पास में नाइट्रोमोनास अथवा नाइट्रोकोकस द्वारा संपन्न होता है। क्या ये अभिक्रिया नाइट्रोमोनास या नाइट्रोकोकस द्वारा संपन्न होता है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर द्वारा संपन्न, नाइट्रोबैक्टर द्वारा संपन्न। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट व सेकंड को नाइट्रीकरण कह सकते हैं, फर्स्ट व सेकंड को नाइट्रीकरण कह सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, इन जीवाणु को सामान्यतः प्रकाश स्वपोषी कह सकते हैं, इन जीवाणुओं को सामान्यतः प्रकाश संश्लेषी कह सकते हैं। क्या इन जीवाणुओं को सामान्यतः प्रकाश संश्लेषी कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नाइट्रोमोनास नाइट्रोकोकस द्वारा संपन्न होता है, नाइट्रोबैक्टर द्वारा संपन्न होता है, फर्स्ट व सेकंड नाइट्रीकरण कह सकते हैं, पहली और दूसरी को। तीसरी चौथी है, इन जीवाणुओं को सामान्यतः प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इन जीवाणुओं को क्या कह सकते हैं हम, इन सूक्ष्माणुओं को क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मान लो अमोनिया से, जैसे अमोनिया से क्या करना है अपने को, नाइट्रेट में चेंज करना है। ठीक है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करना है, तो उसके लिए नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस, ठीक है, तीनों जो सूक्ष्माणु है, जीवाणु है, ये काम करते हैं आपके नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सोयाबीन के साथ साथ मिलकर राइजोबियम द्वारा जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, सोयाबीन के साथ मिलकर राइजोबियम द्वारा जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से एक ठीक नहीं है। फर्स्ट कथन क्या कहता है कि नाइट्रोजिनेज को अपना कार्य संपन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। क्या बोल रहा हूं मैं, कि नाइट्रोजिनेज को अपना कार्य संपन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि नाइट्रोजिनेज एक मॉलिब्डेनम या फिर आयरन प्रोटीन है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि लैक हीमोग्लोबिन
एक गुलाबी रंग का वर्णक है लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को अमोनिया के 2 अणुओं में बदलने में सहायक होता है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें मैंने आपको बताया है कि नाइट्रोजिनेज को अपना कार्य संपन्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है, जो कि आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है गलत ही देते हो आप हर बार, तो गलत नहीं देना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। इधर में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E तक की है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है बोरॉन, और यहाँ पे दे रखा है मैग्नीज, यहाँ पे दे रखा है मोलिब्डेनम, यहाँ पे दे रखा है जिंक एंड यहाँ पे दे रखा है आपको आयरन। इसके सामने ध्यान रखना है आपको क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, ध्यान से सुनना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान H2O का टूटना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान H2O का टूटना ताकि ऑक्सीजन निकल सके, ताकि ऑक्सीजन क्या हो सके, निकल सके। दूसरा क्या कहता है कि ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए आवश्यक, ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए आवश्यक, थर्ड मोलिब्डेनम के आगे क्या लिखना है अपने को, नाइट्रोजिनेज के घटक, नाइट्रोजिनेज के घटक। नेक्स्ट क्या करना है आपको, पराग अंकुरण, पराग अंकुरण। नेक्स्ट है आपके पास में फेरेडॉक्सिन के घटक, फेरेडॉक्सिन के घटक। देखो यहां से आपको मिलान करना है। फर्स्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे बोरॉन की, और बोरॉन का सही आंसर क्या होगा आपके पास में, बोरॉन क्या काम करता है, यहाँ पे बोरॉन काम करता है आपके पास में, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, तो बोरॉन काम करता है आपके पास में पराग अंकुरण में, पराग अंकुरण में आपके पास में कौन काम करता है, ये बोरॉन काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो फोर्थ लिख देता हूं मैं, उसके बाद में कौन काम करता है, देखो यहाँ पे सबसे बाद में मैग्नीज, मैग्नीज काम करता है आपके प्रकाश संश्लेषण के दौरान H2O का टूटना ताकि ऑक्सीजन बाहर निकल सके। ठीक है, बोरॉन का हो गया पराग अंकुरण, मैग्नीज का हो गया प्रकाश संश्लेषण के दौरान H2O का टूटना ताकि ऑक्सीजन निकल सके। ठीक है, तीसरे नंबर पे आएगा आपके पास में, तीसरे नंबर पे क्या आएगा आपके पास में कि मोलिब्डेनम, ये क्या करता है, नाइट्रोजिनेज का एक तरीके का घटक है। नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है, जीवाणु होता है, एंजाइम होता है, इसका घटक है मोलिब्डेनम। ठीक है, जिंक की बात करोगे तो जिंक हो गया आपके पास में ऑक्सीजन के संश्लेषण में, जिंक क्या हो गया ऑक्सीजन के संश्लेषण में, और फेरस क्या हो गया फेरेडॉक्सिन के घटक है, एक प्रकार का आयरन आपके पास में फेरस। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले फोर्थ आएगा आपके पास में, दूसरे नंबर पे फर्स्ट आएगा, तीसरे नंबर पे आपके पास में क्या आएगा, देखो थर्ड आएगा, और फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर पे क्या आएगा आपके पास में, फर्स्ट सॉरी फोर्थ नंबर पे आएगा सेकंड, एंड लास्ट ई नंबर पे आएगा, सिक्स नंबर पे 5। तो ये आपका एक सीक्वेंस हो गया और मिलान चिन्ह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इनके आप बारी बारी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें पादप उग सकते हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। किन किन में इनमें पादप उग सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें पादप उग सकते हैं, विकल्प का चयन करें। विकल्प का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में
आवश्यक पोषक युक्त मृदा, आवश्यक पोषक युक्त मृदा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में आवश्यक पोषक युक्त जल। थर्ड ऑप्शन है आपके पास में जल अथवा मृदा दोनों में से एक, जल अथवा मृदा दोनों में से एक जिसमें पोषक मौजूद हो, जिसमें पोषक क्या हो, मौजूद, पोषक मौजूद हो। फोर्थ ऑप्शन क्या है, जल अथवा मृदा जिसमें पोषकों का अभाव हो, जल अथवा मृदा जिसमें क्या हो, पोषकों का अभाव हो, पोषकों का अभाव हो। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा कि पादप उग सकते हैं। तो जिसमें पोषक युक्त मृदा हो उग सकता है, पोषक युक्त जल हो उग सकता है, जल मृदा दोनों में पोषक तत्व मौजूद हो उग सकता है, लेकिन जल अथवा मृदा दोनों में किसी में भी पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं या फिर पोषक तत्वों का अभाव होता है, उसमें पादप नहीं उग सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। धान का खेरा रोग, धान जानते हो, चावल, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये आपके पास में 8वां, ठीक है। और एक क्वेश्चन बीच में मैंने क्या कर देता, ये कर दिया था मैंने उस टाइम पे, ठीक है, ज्यादा बढ़ा दिया था, 6 की जगह 7 हो गया था और अभी 8 था इससे पहले, लेकिन वो 7 वाला नंबर पर था। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि धान का खेरा रोग, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, किस तत्व की कमी के कारण होता है, किस तत्व की कमी के कारण धान का रोग होता है। ऑप्शन है आपके पास में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम एंड जिंक, ठीक है। आपके पास में यहाँ पे धान का खेरा रोग जो है जिंक तत्व की कमी के कारण होता है। किस तत्व की कमी के कारण, जिंक तत्व की कमी के कारण। क्वेश्चन आपके पास में क्या आ जाता है, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, स्थिरीकरण क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो ध्यान रखना, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है, इस नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज किया जाता है। किसमें, अमोनिया में चेंज किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन को किसमें चेंज करना, अमोनिया में चेंज करना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट एक और वर्ड आता है आपके पास में, नाइट्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण अब इसको कहते कैसे हैं, देखो नाइट्रीकरण, अमोनिया क्या होगा यहाँ पे, देखो अमोनिया पहले नाइट्रोमोनास, जो अमोनिया होगी इसको नाइट्रोमोनास, नाइट्रोमोनास या फिर आप कह सकते हो नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस। अमोनिया को नाइट्रोमोनास या नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा नाइट्राइट में बदला जाएगा। किसमें बदला जाएगा, नाइट्राइट में, नाइट्राइट में चेंज कर दिया जाएगा अमोनिया को नाइट्रोमोनास व नाइट्रोकोकस जीवाणु के द्वारा किसमें बदल दिया जाएगा, नाइट्राइट में बदल दिया जाएगा। और इस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर की सहायता से, इस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर की सहायता से, नाइट्रोबैक्टर की सहायता से किसमें बदल दिया जाएगा, नाइट्रेट के अंदर चेंज कर दिया जाएगा। और नाइट्रेट के अंदर चेंज करने पे क्या कहेंगे, उसको हम नाइट्रीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, नाइट्रीकरण कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि कौन सा तत्व स्वस्थ दांतों के विकास, क्वेश्चन जबरदस्त है, कौन सा तत्व स्वस्थ दांतों के विकास के लिए कम मात्रा में आवश्यक होता है। कौन सा तत्व स्वस्थ दांतों के निर्माण के लिए या स्वस्थ दांतों के विकास के लिए
आवश्यक हैं, कम मात्रा में आवश्यक हैं, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने पर दांतों में खराबी आती है। मतलब उस तत्व का नाम बताना है जिस तत्व की अगर कम मात्रा आवश्यक हो आपकी दांतों को, जिससे भी उसका विकास हो रहा हो, अच्छी तरीके से उसकी वृद्धि हो रही हो, उसको सारे के सारे पौष्टिक मिनरल्स वगैरह मिल रहे हो, तब वो अच्छा है। लेकिन अगर वही मिनरल्स जिससे वो अच्छा है अगर वो अधिक मात्रा में मिल जाए तो क्या जो आपके दांत है वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा तत्व है? देखो ऑप्शन ध्यान से सुनना। ऑप्शन है आपके पास में लोहा, दूसरा है फ्लोराइड, दूसरा है फ्लोराइड, तीसरा है क्लोराइड, तीसरा है क्लोराइड, चौथा है आपके पास में पोटेशियम। चौथा क्या है? पोटेशियम के। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फ्लोराइड। फ्लोराइड नॉर्मल रेंज में अगर होगा, कम मात्रा में होगा, तो आपको जो दांत होंगे वो अच्छी तरीके से विकास करेंगे, लेकिन उसकी अधिक मात्रा हो जाए तो आपके दांत क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। ठीक है, आगे ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन कि दूध किसका खराब स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। दूध किसका खराब स्रोत है? खराब स्रोत है। क्वेश्चन जबरदस्त है सारे। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कैल्शियम, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, और चौथा है आपके पास में विटामिन सी। किसका खराब स्रोत है? दूध किसका खराब स्रोत है? क्या कैल्शियम का है? नहीं। प्रोटीन का है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट का है? नहीं। विटामिन सी का खराब स्रोत है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दंतक्षय के रोकने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? दंतक्षय जानते हैं, दांतों का जो ऊपर का परत है एनिमल का, जो कि हमारी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट है। ठीक है, एनिमल जिसको अपन बोलते हैं एनिमल, ये क्षतिग्रस्त होने लग जाता है। ये क्या हो जाता है? निकलने लग जाता है, जिससे दांत खराब हो जाते हैं। दंतक्षय उसको बोलते हैं, दांतों का क्षय होना। ठीक है, तो दंतक्षय को रोकने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन है आपके पास में फ्लोरीन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है आयरन, और चौथा है आपके पास में जिंक। आपको ध्यान रखना है फ्लोरीन जो है ये दंतक्षय के काम में आवश्यक है। ठीक है, दंतक्षय को रोकने के लिए फ्लोरीन तत्व आपको आवश्यक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कि रक्त के जमाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त के जमाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन है आपके पास में बोरॉन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है पोटेशियम, और विटामिन ई। ठीक है, तो कौन सा विटामिन आवश्यक है आपको? विटामिन ई, और यहाँ पे आ गया आपके पास में पोटेशियम, यहाँ से आ जाएगा, सॉरी के आ जाएगा, ये के विटामिन के, और चौथा आ जाएगा विटामिन ई। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रक्त के जमाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के आपके लिए आवश्यक है रक्त का जमाव करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का 2 से 8 मिनट में नहीं बन पाता है, और आप व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वहां से क्या होगा, ज्यादा ब्लड बहेगा, और तो जब ब्लड नहीं रहेगा बॉडी के अंदर तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? फटाफट से जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चनों की ओर कि मानव शरीर के तंत्रिका तंतुओं में तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो मानव शरीर में, क्वेश्चन अच्छा है, मानव शरीर में तंत्रिका तंतुओं के तंत्रिका आवेगों के संचरण, तंत्रिका तंतुओं के तंत्रिका आवेगों के संचरण, तंत्रिका तंतुओं में तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए कौन सा खनिज
कौन सा खनिज आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है कोबाल्ट, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन और चौथा ऑप्शन है सोडियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, तो तंत्रिका तंतुओं में तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए आपके खनिज कौन सा आवश्यक है? सोडियम। ठीक है, जो कि नमक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं अपन फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए सुनिए फटाफट से ध्यान से। मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है? तो ध्यान से सुनना, मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा खनिज या कौन सा तत्व आवश्यक है? ठीक है, तो ध्यान से सुना, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में कैल्शियम, दूसरा है आयरन, तीसरा ऑप्शन है सोडियम और चौथा ऑप्शन है जिंक। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो यहाँ पे हो जाएगा जिंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके, देखो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सा स्रोत है? तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा फैट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? फैट है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा शाकाहारी भोजन का हिस्सा नहीं है? तो शाकाहारी भोजन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंडा, मछली, दूध, फल। अंडा, मछली, दूध, फल कौन सा शाकाहारी भोजन का स्रोत नहीं है या हिस्सा नहीं है? तो अंडा है, मछली है, दूध को नहीं मानते होंगे लेकिन आज से मान लग जाना, वो भी क्या है? मांसाहारी है। और यहाँ पे आपके पास में एक ही चीज आती है, वो है फल। ठीक है ना, तो शाकाहारी भोजन में ओनली फल आता है, ना कि अंडा, मछली, दूध। ठीक है, तो फल यहाँ पे आपको राइट नहीं लगाना है, मतलब क्वेश्चन कैसे बोल रहा है उस बेस पे आपको राइट लगाना है। तो अंडा, मछली और दूध तीनों के तीनों क्या है? शाकाहारी भोजन में नहीं आते हैं। कौन सा घटक पचता नहीं है फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? देखो, कौन सा घटक पचता नहीं है फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है? देखो ऑप्शन क्या है? विटामिन, खनिज, प्रोटीन एंड फाइबर। ठीक है, तो आपको आइडिया से लगी गया होगा, जल एक प्रकार का फाइबर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो जल है या फाइबर है वो पचता नहीं है फिर भी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उच्च रक्तचाप किन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है या नहीं करते हैं? ठीक है, तो सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम एंड आयरन। ठीक है, कौन कौन से हैं? सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम एंड आयरन। तो सोडियम का सेवन उनको नहीं करने दिया जाता है अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट बात करते हैं, किसे पूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है? ध्यान से सुनना ऑप्शन, किसे पूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है? तो आपके पास में ऑप्शन है बादाम, चने की दाल, सोयाबीन, काजू। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन को पूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम की जरूरत पड़ रही है वो इस टाइम लॉकडाउन के समय, जब पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना महामारी चल रही है। ठीक है, हर व्यक्ति इसके डर से जूझ रहा है कि कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे नहीं हो जाए। ठीक है, तो अपने घर वालों को बचाने के चक्कर में सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपसे भी विनती है कि आप बिना काम से कहीं न जाए और घर पे ही सेफ रहें। ठीक है, अपना काम घर पे ही करें और अपने जो वीडियो चल रहे हैं इनको टाइम टू टाइम देखें एंड लोगों के साथ में शेयर करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि इम्यून सिस्टम को अच्छी तरीके से अच्छा बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो विटामिन सी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है इस टाइम पे, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा बना रहे। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा ओमेगा 3 तेलों का स्रोत है? ओमेगा 3 तेलों का कौन सा स्रोत है? तो आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 किस चीज के अंदर मिलता है? ऑप्शन देख लेते हैं, दूध उत्पाद, कॉड लिवर तेल एंड सब्जियां, गेहूं के उत्पाद। कॉड लिवर तेल जो कि मछली की लीवर के अंदर पाया जाता है वो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का स्रोत है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं आज के
वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कैल्शियम में से कौन सी मजबूत हड्डियों के लिए काम करता है? कैल्शियम में से कौन सी मजबूत हड्डियों के लिए काम करता है? तो आपको ऑप्शन ध्यान रखना है या क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना है विटामिन डी। क्या ध्यान रखना है? विटामिन डी आपकी कैल्शियम में से कौन मजबूत हड्डियों के लिए काम करता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आज का वीडियो जो है आपको किस तरीके का लगा और आप किस तरीके की डिमांड करना चाहते हैं ये मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस चीज़ से जान सकूं, समझ सकूं कि आप लोगों को किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है या किस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है पढ़ने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।